सील तक रीड कर लिया? मैम मैंने भी आर्टिफिशियल पर्सन तक पढ़ लिया। कोई बात नहीं, मैं यहीं से अभी ले लेती हूँ। देखिए, अगला पॉइंट जो है वो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में जैसे इन्होंने बोला है कि मेंबर्स, चाहे उनकी डेथ हो जाए, चाहे वो बदल जाए, यानी जैसे हो सकता है कि कंपनी में शुरू में हम 5 लोग हों, उसमें से मैं शेयर अपने ट्रांसफर करके किसी और को देके चली जाऊं, तो मेंबरशिप उसमें बदल जाएगी। मतलब मेरी जगह पे अब वो मिस्टर एक्स जो है वो शेयर्स होल्ड करेंगे आपकी कंपनी के, और वो मेंबर बन जाएंगे। तो क्या मेरे जाने से कंपनी बंद हो जाएगी? आंसर इज नो, कंपनी चलती रहेगी जब तक कि उसका वाइंडिंग अप ना हो जाए, और वो भी उन रीजंस के लिए जो कि एक्ट में स्पेसिफाइड है। शेयर्स हजारों बार, लाखों बार हैंड चेंज करते हैं, मतलब शेयर ट्रांसफर्स होते हैं डेली, कितने शेयर ट्रांसफर होते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि कंपनी चेंज हो रही है, कंपनी में कुछ बदल रहा है। कंपनी की एग्जिस्टेंस भी वही रहती है, क्योंकि उसको कानून से ही एग्जिस्टेंस में लाया हुआ होता है, तो कानून ही उसका एंड कर सकता है। एंड एनी इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। दैट मीन्स, लेट अस से 5 of us वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड वी ऑल बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, 5 लोग थे, पांचों इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो क्या कंपनी भी इंसॉल्वेंट होगी? है नो, कंपनी का एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसके एसेट्स में, ना ही उसकी कोई लाइबिलिटीज में, ना ही उसकी किसी भी फॉर्म की एग्जिस्टेंस में। इसमें एक जो आपके प्रोफेसर गोवर हैं, GOWR, ये यूके कंपनी लॉ के बहुत ही सीनियर माने जाते हैं, जस्टिस के एपिटोम। उनकी एक स्टेटमेंट थी, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। और उन्होंने एक जो केस स्टडी आप कई बुक्स में देखते हैं, अगर रेफरेंस बुक्स में कभी देखी हो आपने, तो उसमें एक केस स्टडी थी कि एक कंपनी के सभी मेंबर्स जो थे वो AGM के लिए, मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक जगह पे असेंबल हुए, और वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर का, तो बॉम्ब गिर गया और सबकी डेथ हो गई। तो क्या कंपनी की भी डेथ हो गई? नहीं। उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नहीं तो हम कोर्ट में, वो लोग कोर्ट में अपील करके कंपनी के जो फंक्शनरीज हैं उसको अपॉइंट करवा सकते हैं। तो यही यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल 7 मेंबर्स, ऑल ऑफ देम डाइड इन एयरक्राफ्ट का दिया है। और यही लिखा है कि डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में हम पढ़ेंगे वैसे इसको डिटेल में, पार्टनरशिप को भी, बट उसमें मेंबर के, एक एक मेंबर के आने जाने से पार्टनरशिप की कॉन्स्टिट्यूशन को फर्क पड़ता है। लाइबिलिटी की जहां तक बात आती है कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वैसे आप अनलिमिटेड भी रख सकते हो अपनी कंपनी की लाइबिलिटी, बट इट इज बेटर, बिकॉज द लॉ परमिट्स इट टू हैव दिस फीचर, इट मीन्स इट कैन हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी। इतना याद रखना है कि कंपनी के जो डेट्स होंगे वो शेयर होल्डर्स के डेट नहीं बनते। यानी कि अगर कंपनी ने किसी को 5 लाख देने हैं, तो जरूरी नहीं है कि बाकी 5 लोगों ने भी 5 लाख देने हैं। उनकी लाइबिलिटी कितनी है? जो शेयर होल्डर्स, उनकी लाइबिलिटी कितनी है? उनकी लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। यानी अगर मैंने 1,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं, जिसपे मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं 10 रुपए दूंगी, तो बस 1,000 into 10 ही आप मुझसे ले सकते हैं, चाहे मैं घर में मल्टी बिलियनर हूं या बिलियनर हूं। और कंपनी का एक 10 लाख का डेट भी कंपनी नहीं पे कर पा रही है, कंपनी के नॉट से कि मैडम आप तो बिलियनर हो, नो। हम आपके लिए सिर्फ 1,000 @ the rate of 10 के लिए है, उतने की ही हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है जी। In no case the shareholders can be asked to pay anything more than the unpaid value of their shares. इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कभी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती, ये मैं पहले ही बता दूं। हालांकि कंपनी के लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर होता है, बट कंपनी लॉ ने कुछ सर्कमस्टांसेस में हमारे अनलिमिटेड भी बना रखी होती है लाइबिलिटी, अगर हम मेंबर्स हैं। बट वो ज्यादातर उन केसेस में होती है जहां पे फ्रॉड वगैरह होता है, तो हम इस पॉइंट में वो कभी नहीं लिखते। ठीक है, कभी आप इसमें लिख मत देना कि अनलेस इट इज नेसेसरी। कई बार होता है कि कंपनी में कोई नॉन कंप्लायंस हो रही होती है, उसके लिए कोर्ट बोल देती है भाई मेंबर्स को हम रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, अदरवाइज कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जब कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स तक लिमिटेड होती है, तो हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। कई कंपनीज ऐसे भी होती हैं जो अपने मेंबर्स को जब रखती हैं या उनको बुलाती हैं कंपनी बनाने के लिए, तो उनको ये कहती हैं कि अभी आप कुछ मत लाओ, ठीक है, अभी आप हमें कुछ मत लाओ, लेकिन जब कंपनी वाइंड अप होगी तब आप 1-1 लाख रुपए लाओगे, इस बात की हमें गारंटी दे दो। अभी आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है, अभी हम एक कंपनी बनाते हैं, अभी किसी को कोई शेयर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब वाइंड अप होगी तब आप लोगों को पैसे लाके देने होंगे। तो इस फॉर्म ऑफ कंपनी को कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय
क्यों देने होंगे, एक सवाल है अर्श का, क्यों इसलिए देंगे बेटा, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी, तो ज्यादातर कंपनी की वाइंडिंग अप तब होती है जब वो या तो अपने एसेट्स जो है उससे कम हो रहे होते हैं या बिजनेस लॉसेस में जा रहा होता है। तो ऐसे केस में आपके जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज हैं वो पे ऑफ करने के लिए हो सकता है उस टाइम पैसे ना हो। तो उस टाइम के लिए आपने अगर शुरू में लिखवा दिया कि भाई कंपनी में अभी कुछ नहीं देना, लास्ट में आप कम से कम 1 लाख रुपए ले आना जब कंपनी वाइंड अप हो, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। भाई उनको ये एश्योरेंस मिल जाएगी ना कि कम से कम लास्ट में पे ऑफ करके जा सकें। बाकी ये कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि कंपनी ये डाले। नहीं, डिसाइड शुरू में ही हो जाती है, मेमोरेंडम में ही लिखी होती है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाना 5 लाख ही होगा। जैसे अगर लॉस मान लो 5 करोड़ का भी हो रखा है, लेकिन क्योंकि आप जब मेंबर बने थे, आपने जिस मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा था उसमें आपकी इनिशियल लाइबिलिटी 5 लाख थी, तो 5 लाख ही लेके आने हैं आपको, बिकॉज दैट वाज द अमाउंट ऑफ गारंटी विच वाज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम। यूजुअली कंपनीज जो होती हैं वो लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर दोनों बन जाती है। यानी खाली गारंटी से तो फिर वो रनिंग कैसे करेगा बिजनेस का, तो वो पहले शेयर कैपिटल भी ले लेते हैं और फिर गारंटी भी ले लेते हैं, तो वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर कैपिटल बन जाती है। अनलिमिटेड कंपनी होगी तो उसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक बार यहाँ पे देखिए, कोई और डाउट इसमें कोई बचा हो तो बताएं मुझे। मैम नो डाउट फ्रॉम माय साइड। जो अमाउंट आपको बाइंडिंग अप के टाइम लाने को कहा जाता है उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, और वो बस उसी टाइम बुलाई जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे इस पर लिखा है कि कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं होता। नेचुरल पर्सन जैसे आप और हम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। company cannot do everything, like company cannot marry, company cannot be a citizen also, वो उसको राइट हम नहीं दे सकते। बाकी कंपनी बैंक अकाउंट खोल सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है, जो भी मतलब सब कुछ कर सकती है, उसको जेल नहीं भेज सकते, ठीक है। उसको बोले कि वो सीए बन के प्रैक्टिस कर ले, तो कंपनी सीए बन के प्रैक्टिस नहीं कर सकती अभी, एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट फॉर्म अ कंपनी इफ यू वांट टू प्रैक्टिस। दूसरा, कंपनी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आने वाले टाइम में ऑप्शनल है, आ रहा है। अभी के लिए नहीं है ऐसा, अभी के लिए आप एज अ पार्टनरशिप एलएलपी ही कर सकते हैं। देन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसको कोई एक ह्यूमन एजेंसी चाहिए, जैसे डायरेक्टर्स। यानी कंपनी अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसको रन कौन करेगा, हमने बोल दिया एक्स वाई जेड लिमिटेड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एक्स वाई जेड लिमिटेड की एक जमीन होगी, उसका एक फैक्ट्री होगी, तो उसको रन कौन करेगा, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स मालिक नहीं होते, प्लीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपनी के मालिक डायरेक्टर्स नहीं होते। कौन होते हैं कंपनी के मालिक, मेंबर्स, क्योंकि वो पैसा लगाते हैं। यस, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बट याद रखिएगा कि अभी मैं सिनोनिमसली यूज कर रही हूँ। ओनर्स ऑफ द कंपनी आर दोज who hold the shares and who are mainly the members of the company, that is whose names appear in the register of members of the company. As far as the directors are concerned, they are basically the agents, in a form of agent, I'm not saying totally agent, in the form of some agents who are basically entrusted with the majority of the powers and control of the affairs of the company. हम ये नहीं कह सकते कि मेंबर्स के वो एजेंट हैं, मेंबर्स के एजेंट नहीं होते हैं। कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट वो सारा देखते हैं। डायरेक्टर्स या तो खुद से काम करते हैं या फिर कॉमन सील की एक अथॉरिटी के अंडर काम करते हैं, यानी कंपनी का जो फॉर्मल सिग्नेचर होता है वो डॉक्यूमेंट पे लगाते हैं। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू फंक्शन करती है। एक चीज याद रखिएगा सभी, जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो कंपनीज एक्ट से बंधे हुए होते हैं। अब हायरार्की क्या होती है, देखिए, सबसे ऊपर होता है कंपनीज एक्ट, इसको लिख लीजिए, सबसे ऊपर लिखेंगे कंपनीज एक्ट, ठीक है। फिर आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनीज एक्ट, उसके नीचे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिख लीजिए, उसके नीचे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लिख लीजिए, एओए भी लिख सकते हैं आप, एरो लगाते जाइएगा बीच बीच में ताकि आपको हायरार्की पता चले। 1 नंबर पे कंपनीज एक्ट, सेकंड पे एमओए, थर्ड पे एओए, फोर्थ पे आपके मेंबर्स, फोर्थ पे आपके मेंबर्स, फिफ्थ पे आपके डायरेक्टर्स, दैट इज द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड सिक्स्थ पे हो गए आपके कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कमिटीज जैसे कि छोटी छोटी बना देते हैं कि नॉमिनेशन कमेटी, ऑडिट कमेटी, उसमें डायरेक्टर्स के कुछ कुछ लोगों को बिठा देते हैं।
जो कि नॉर्मल रूटीन टास्क देखते हैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो कमिटीज यूजुअल टास्क संभालती हैं, वो अपनी रिपोर्टिंग बोर्ड को करती हैं। बोर्ड कुछ डिसीजंस खुद ले सकता है, कुछ डिसीजंस वो मेंबर्स के थ्रू लेगा। Members are bound by whatever is given the articles. Articles cannot contain something which is not permitted in MOA, and MOA will never go beyond Companies Act. Right? Any doubt in this hierarchy? नो मैम। लास्ट पॉइंट ले रही हूँ, कॉमन सील। कॉमन सील जो होता है वो एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। जैसे अगर आपने कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट देखा हो जिसपे बहुत बड़ी सी स्टैंप लगी हो, अगर आपने कोई पुरानी मूवीज देखी हो जिसमें ब्रिटिशर्स ठप्पा लगाते थे किसी भी जमीन के एग्रीमेंट पे, तो वो कॉमन सील लगाते थे। और उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन कंपनीज के ऑफिशियल सिग्नेचर होते थे पहले। क्योंकि कंपनी के किसी भी कागज पे कौन साइन करे कि माना जाएगी वो कंपनी के द्वारा ऑथराइज्ड है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉमन सील का इन्वेंशन हुआ था। और पहले ये होता था कि जैसे शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील लगाना है तो दो डायरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे, वो साइन भी करेंगे, कॉमन सील भी लगेगा, और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें लिखा जाएगा कि इस कागज पे लगा है, ताकि कोई भी ये बोल सके कि अच्छा ये कंपनी के थ्रू ऑथराइज्ड है। लेकिन विद टाइम इसकी थोड़ी रेलेवेंस कम हो गई, और क्योंकि इतने कागज और इतनी चीजें डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई और कई चीजें ऑनलाइन भी शुरू हो गई, तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में लिखा है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 से कंपनीज के लिए कॉमन सील ऑप्शनल हो गया। सेक्शन 9 ने ये बोला कि आपको या तो कॉमन सील रखना है तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे आपको ये दिखाना है कि हाँ ये कंपनी का डॉक्यूमेंट है, तो उस पे आपके कम से कम दो डायरेक्टर्स के साइन हो जाएंगे तो भी चल जाएगा। और दूसरा, एक और ऑप्शन है कि एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो उसके साइन। यानी अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे एक डायरेक्टर के और एक सीएस के साइन हो जाएंगे तो हम ये मानेंगे कि वो डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से ऑथराइज्ड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस कंपनी में जैसे उस डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील लगा होता है। ठीक है जी। अब ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ लिखे हैं। आई गिव यू मतलब टाइम, नाउ यू हैव अ फुल वीक्स टाइम, बट मुझे एक केस अभी डिस्कस करके फिर मैं वाइंड अप करूंगी, दैट इज सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन। आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। मैं ये टॉपिक अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करी, कॉर्पोरेट वेल फीचर्स ऑफ द कंपनी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको भेज दूंगी जो कि इसमें नहीं लिखे हैं। एंड दिस विल बी रिपीटेड इन शॉर्ट ऑल्सो, ब्रीफ में मैं रिपीट भी करूंगी नेक्स्ट जब भी हम मिलते हैं। बट अभी ये सॉलोमन वाला केस एक बार रीड कीजिए क्विकली, सॉलोमन वाला रीड कीजिए। इसमें क्या होता है, ये कई बार एज अ केस आपको रिप्रोड्यूस भी करना होता है। ये लास्ट केस है हमारा सॉलोमन वाला, इसमें फिगर्स के साथ हमको समझना पड़ेगा। पढ़ लीजिए इसको एक मिनट। इन्होंने थोड़ा सा ना इसको कॉम्प्लिकेट तरीके से करा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, फिर आप इसको आराम से घर पे पढ़ना। अभी मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में इसको समझाती हूँ, क्योंकि इसको पढ़ के वैसे भी आपको इतना क्लियर अभी नहीं होगा। देखिए, मैं मान लीजिए सॉलोमन हूँ, ठीक है, और मेरा एक लेदर का बिजनेस है। अभी जो मैं बोल रही हूँ आप वो सुनते जाइए और फिर इसको बाद में पढ़ना। मैं एक सॉलोमन हूँ और मेरा अपना एक लेदर का बिजनेस है, और उस बिजनेस में कुछ एसेट्स होंगे, राइट। तो अब मैंने इसी बिजनेस को, ये मेरा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, इसको मैं कंपनी में कन्वर्ट कर रही हूँ एक तरह से, ठीक है, एक कंपनी बना रही हूँ, और ये सारा बिजनेस उस कंपनी को सेल कर रही हूँ। ठीक है, कंपनी बन गई सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सोलोमन ने उस कंपनी के 20,000 शेयर्स लिए, आप देखोगे फिगर बीच में लिखी हुई है। सोलोमन ने उस कंपनी के 20,000 शेयर्स लिए, वन ईच के। उसी कंपनी के डिवेंचर्स लिए 10,000। और अल्टीमेटली जो एसेट्स थे कंपनी बिजनेस के, वो कंपनी ने ले लिए 38,782 पे। बिजनेस के एसेट्स कंपनी के पास कितने के गए, 38,782 के। बदले में परचेज कंसिडरेशन मिलेगी, जिसका बिजनेस, मान लीजिए मेरा बिजनेस था, मैं अब बिजनेस को कंपनी में बेचूंगी, तो वो 38,782 के मैं एसेट्स दूंगी उसको, तो वो मुझे 38,782 परचेज कंसिडरेशन देगी। कंपनी ने मुझे उस 38,782 में से 20,000 के शेयर दे दिए, 10,000 के डिवेंचर दे दिए, और बैलेंस उसने मुझे कैश पे दे दिया। ये बात क्लियर हुई पहले? मैम ये जो सॉलोमन है उसने ये अपना बिजनेस बेचा था कंपनी को यस, एक। एक और कंपनी खुद ही बनाई। मतलब मैं एक, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है, उसमें 38,782 के एसेट्स हैं।
मैंने ये कंपनी बनाई और उसको सारे एसेट्स बेच दिए। तो वो 38,782 के जब एसेट्स उस अपनी ही कंपनी को मैंने बेचे, अपने ही नाम से मैंने कंपनी बनाई, उस 38,782 के बदले में मैंने 20,000 के शेयर लिए, बाकी 10,000 के डिबेंचर लिए और बाकी मुझे कैश मिला। अब कंपनी है तो उसमें कोई और भी तो मेंबर बनेगा, बिल्कुल मैंने बनाया, अपने वाइफ को, डॉटर को और 4 बच्चों को, सबको एक एक का शेयर दिलवा दिया। एक एक रुपए का शेयर तुम ले लो, तुम भी मेंबर बन गए। लेकिन बेसिकली मैं ही वही ओनर रही, बस ये रहा कि वो कंपनी स्ट्रक्चर की ओनर है। ये क्लियर हो गया? यस मैम। अब कंपनी 1 साल तो अच्छे से चली, फिर कंपनी में लॉसेस शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे ये कंपनी वाइंड अप कर देनी चाहिए, ठीक है। जब मैं कंपनी को वाइंड अप करने के लिए गई तो उसमें कुछ क्रेडिटर्स थे, उनको पैसे देने पड़ेंगे मुझे। लेकिन उससे पहले आप देखिएगा, सोलोमन टुक डिबेंचर्स वर्थ 10,000। तो कंपनी ने मुझे, जब बनी थी कंपनी, तो 10,000 के डिबेंचर दिए थे। तो पहले हमेशा आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि पहले हम डिबेंचर्स पे करते हैं, फिर हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं, सिक्योर्ड एंड देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड देन टू द मेंबर्स। यही हायरार्की अकाउंट्स में भी चलती है और यही हायरार्की लॉ में भी चलती है। रादर अकाउंट्स में लॉ की वजह से ही चलती है, कानून है ये इस तरह से कि आपको पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज यानी पहले डिबेंचर्स को पे करना होगा। तो इस केस में सोलोमन के जो डिबेंचर्स थे उसकी पेमेंट पहले स्टार्ट करवा दी गई, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बोला गया कि आप वेट कीजिए, पहले उसकी पेमेंट जाएगी फिर आपकी पेमेंट जाएगी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये डिबेंचर तो सोलोमन के पास ही है, और सोलोमन के पास 99% शेयर भी है, 96% शेयर उसके पास है। तो ये कंपनी तो वर्चुअली सोलोमन की है। तो वो अपने आप को पैसे दे रहा है बजाय कि हमें देने के, ये गलत है। So basically, unsecured creditors contended that Solomon could not be treated as a secured creditor in respect of debentures held by him, as he was the managing director of the one-man company, which was not different from Solomon. And the cloak of company was a mere sham and fraud. But जज ने क्या बोला वो देखिए, नीचे लिखा है। बेटा ये इटैलिक्स में जो लिखा है मुक्षिता, एक बार पढ़ेंगे? कंपनी इज एट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपने आंसर में भी यूज कर सकते हैं, एक बार पढ़िए बेटा। Okay, ma'am. The company is at a law, a different person altogether from the subscribers to the memorandum. And though it may be that after incorporation, the business is precisely the same as it was before, and the same persons are managers, and the same hands receive the profits, the company is not in law the agent of the subscribers or trustees for them, nor are the subscribers as members liable in any shape or form except to the extent and in the manner provided by the Act. Thus, this case clearly established. Okay. कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। Thus, this case clearly established that company has its own existence, and as a result, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company, even though he holds virtually the entire share capital. The whole law of corporation is in fact based on this theory of separate corporate entity. यही जज ने बोला कि कंपनी अलग है और ये सॉलोमन अलग है, चाहे वो सारे शेयर्स भी होल्ड करके बैठ रहा है, बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ सेम पर्सन। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है। और इसीलिए मैंने आपको ये आज ही पढ़ा दिया, बिकॉज जब आप सेपरेट एंटिटी का जो मकौरा वाला केस लिखते हैं, बल्कि उससे पहले अब आपको ये लिखना है। और इसके फैक्ट्स प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन इज हैज एक्चुअली लेड डाउन द प्रेमिस ऑफ कंपनीज एक्ट। ओके, उसी की वजह से हम सेपरेट लीगल एंटिटी को लेके चलते हैं। तो प्लीज उसको लेके थोड़ा सा वहीं पे ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने अपने टॉपिक के हिसाब से डाला है, बट आपको अपने आंसर में वहां पर भी डालना है। बेसिकली जो आज हमने फीचर्स देखे, मैं उसका नाम एटलीस्ट रिकैप करा रही हूँ, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे और मैं कुछ एडिशनल फीचर्स कराऊंगी जो आपकी बुक में नहीं लिखे हैं नेक्स्ट क्लास में। पहला हमने पढ़ा सेपरेट एंटिटी, जिसमें हमने एक केस मकौरा वर्सेस वाला पढ़ा, परपेचुअल सक्सेशन वाला पढ़ा जहां पर मैंने प्रोफेसर गोवर की स्टेटमेंट आपको बताई, इसका भी केस मैं आपको भेज दूंगी। देन लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा हमने। लिमिटेड लाइबिलिटी में जितने आपकी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हैं, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आप एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे वाइंडिंग अप के टाइम, और अगर अनलिमिटेड है तो आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, वो आपकी चॉइस है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आपने देखा कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू फंक्शन करती है। कॉमन सील, वो भी आपने देख लिया कि उसमें कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आपको मेंशन करना है, सेक्शन 9 मेंशन करना है। अगर कॉमन सील आप अडॉप्ट नहीं करते हैं तो ऑथराइजेशन बाय 2 डायरेक्टर्स और बाय डायरेक्टर एंड सीएस वेर एवर दे हैव अपॉइंटेड अ सीएस, ये देखा आपने। और सोलोमन वर्सेस सोलोमन का पूरा केस अलॉन्ग विद जज की ऑब्जर्वेशन, ये आपने देखा। सोलोमन का केस डायरेक्ट केस स्टडी बन के भी आ सकता है, आपको नाम याद होना चाहिए इसका। और अदरवाइज आपसे सेपरेट एंटिटी के बारे में शॉर्ट नोट बोलेगा तो उसमें आपको इसको भी इंक्लूड करना है। एनी डाउट टिल नाउ? चेक कर लीजिए एक बार, 2 मिनट, फिर वाइंड अप करेंगे, आराम से देख लो पहले बुक में।